हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अभी G7 का कंटिन्यूसली काफ़ी दिनों से न्यूज़ में आ रहा है ना कि G7 कुछ मीटिंग हो रही है कॉर्नवेल के अंदर। इवन इनका जो फोटो पब्लिश हुआ था द लीडर्स ऑफ द ग्रुप का, इस पे भी काफ़ी सारे मीम्स बने हैं, लाइक विद द बैकग्राउंड ऑफ ओशियंस एंड द माउंटेन। ये जब फोटो सर्कुलेट हुआ था तो many people started making meme on that also. Anyhow, that's a different part. But today we are going to talk about G7. मैं सिर्फ बेसिक के बारे में बात करूंगी. This is important for prelims and for mains. Okay? आज हम किसी भी एजेंडा की बात नहीं करेंगे, इनके में क्या रिजल्ट आया था उसके बारे में बात नहीं करेंगे. वी आर ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज द रोल ऑफ G7 इनटू द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स और इंडिया का इसमें क्या रोल है. ठीक है, G7 का कैसे ओरिजिन है, इवोल्यूशन कैसे हुआ है, क्यों ये इंपॉर्टेंट मीटिंग मानी जाती है जिसपे पूरी दुनिया की आई टिकी हुई रहती है. सो वी वुड बी टॉकिंग अबाउट दैट ओनली. सो G7 जो है ये हर साल अपनी एक फॉर्मल समिट करता है. इस बार जो हुई है वो साउथ वेस्ट इंग्लैंड कॉर्नवेल के अंदर हुई है. तो ये क्या है कि एक इनफॉर्मल ग्रुप की तरह ओरिजिनेट हुआ था 1975 के अंदर. ये बना था इस वजह से कि 1975 के 5 में जब ग्लोबल क्राइसिस चल रहा था, तो आई टेल यू द हिस्ट्री. अभी हम बात करेंगे हिस्ट्री में. तो जब ग्लोबल क्राइसिस चल रहा था तो जितनी भी इंडस्ट्रियलिस्ट डेमोक्रेसीज थी उन्होंने बात करी कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके बात करते हैं. फिर धीरे धीरे इन्होंने अपना स्कोप बढ़ाते रहे. आज ये बात करते हैं वर्ल्ड पीस की, आज ये बात करते हैं सिक्योरिटी की, आज ये बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की. एंड इस समिट के अंदर तो पर्टिकुलरली कोविड एंड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है उसके बारे में भी काफ़ी बात करी गई है. लास्ट ईयर ये गैदरिंग यूनाइटेड स्टेट्स में होने वाली थी. यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका USA इसका एक मेंबर है, लेकिन कोविड की वजह से ये कैंसिल हो गई है और उससे पहले ये फ्रांस के अंदर हुई थी. तो आफ्टर लाइक आई थिंक दिस वाज, आई कैन नॉट से दिस इज एग्जैक्टली द फर्स्ट टाइम, बट हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर है G7 की मीटिंग्स के लिए. तो G7 के जो मेंबर हैं, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, 7. तो 7 स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ कंट्रीज. G इज ग्रुप. अगर कोई नया मेंबर ऐड होता है, जैसे बीच में एक बार रशिया ऐड हुआ था तो ये G8 हो गया था, राइट. तो ये G8 हो गया था. अगर यहाँ पे 2 कंट्रीज इंडिया को ऐड कर दे और चाइना को ऐड कर दे तो ये G9 हो जाएगा. दिस 7 रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द कंट्रीज विच इज इट्स मेंबर. हर साल एनुअली इसकी समिट होती है और इसमें जो प्रेसिडेंसी होती है वो रोटेटिंग चलती है. एक साल ब्रिटेन, एक साल कनाडा, एक साल फ्रांस. मतलब देखो आज अभी क्या 2021 है ना, तो 2019 में ये फ्रांस के पास थी और 2020 में ये यूनाइटेड स्टेट्स के पास थी और 2021 में ये ब्रिटेन के पास है. ठीक है, तो इस तरीके से ये रोटेट होती रहती है. इसके जो लीडर्स हैं वो 2019 में फ्रांस में मिले थे और फ्रांस में जो मीटिंग हुई थी वो फ्रांस में. और 2000 जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, काफ़ी G7 की मीटिंग्स में काफ़ी टेंशन आया, काफ़ी स्ट्रेन आया था. इसके जो आउटकम्स थे वो दे वर टॉक्ड फॉर द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव्स ऑल्सो. G7 है ये लगभग 40% ऑफ द ग्लोबल GDP को रिप्रेजेंट करता है, विच इज़ ए ह्यूज नंबर. दीज 7 कंट्रीज, ओनली दीज 7 कंट्रीज आर रिप्रेजेंटिंग द 40% ऑफ द ग्लोबल GDP, विच इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर एंड ओनली 10% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. तो इस छोटे से डेटा से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो कि सिर्फ 10% ऑफ जनता, 10% ऑफ लोग 40% ऑफ ग्लोबल GDP को कंट्रोल करके रखे हुए हैं. विच मीन्स कि इस ग्रुप के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये सारी कंट्रीज हायर पर कैपिटा इनकम के ग्रुप के अंदर फॉल होती है, राइट. तो हम बात करेंगे कि इंडिया इसका मेंबर क्यों नहीं. आप देखो कि सारी की सारी रिच एंड वेरी डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर आती हैं. मतलब सिर्फ ये डेटा कि 10% लोग और 40% ग्लोबल GDP को कंट्रोल कर रहे हैं, इट इटसेल्फ सेज अ लॉट अबाउट द G7. बाकी जितनी भी जैसे कि बॉडीज़ हैं, जैसे कि नाटो है, तो नाटो का क्या एक लीगल एग्जिस्टेंस है, लेकिन G7 का कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है. ये कम्प्लीटली एक इनफॉर्मल मीटिंग है, वर्ड्स पे चलती है, शब्दों पे स्टार्ट करी गई थी. इसको आपस में कंसेंसस से इसको स्टार्ट करा गया था. वैसे ये चल रही है, कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है इसका, कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है जैसे कि UN या WHO को है. कोई परमानेंट सेक्रेटरीट या कोई ऐसे डुओ नहीं है कि ये पर्टिकुलर ऑफिशियल मेंबर होगा क्या. इसी वजह से इसकी जो पॉलिसीज़ एंड डिसीजंस होते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते हैं. ये हर एक कंट्री का डिपेंडेंट डिसीजन होता है कि क्या वो जो डिसीजन लिया गया है G7 में उसको रेटिफाई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं. जनरली क्योंकि कोई भी डिसीजन जो है वो कंसेंसस से लिया जाता है, मतलब सबकी सहमति से लिया जाता है, तो उसको रेटिफाई कर दिया जाता है. बाकी ये बाइंडिंग पॉलिसीज़ इसकी नहीं होती है.
तो ओरिजिन देखो, इसका ओरिजिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। 1975 के अंदर जब ग्लोबल क्राइसिस चल रहा था, तब ये यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जॉर्ज सुल्स थे, इनके पास एक आइडिया आया कि यार ऐसे एनर्जी क्राइसिस में इस तरह का जब रिसेशन चल रहा है ड्यू टू ओपीसी ऑयल, जो ओपेक ऑयल एम्ब्रो था उसकी वजह से, तो उन्होंने बोला कि वर्ल्ड में जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं ना, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तभी आप देखो G7 कंट्रीज़ के मेंबर देखो, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स सारे डेवलप्ड हैं। 1975 की बात कर रही हूँ मैं, तब हम थोड़े आज़ाद हुए ही थे, अभी हम स्ट्रगल कर रहे हैं हमारे फूड सिक्योरिटी के लिए भी। उस वक्त उन्होंने बोला कि जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं उन सबको मैक्रो इकोनॉमिक इनिशिएटिव में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए। तो इन्होंने 6 कंट्रीज़, कनाडा को छोड़ के बाकी ये जो 6 कंट्रीज़ हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड स्टेट्स, हाँ, इनके साथ, इन 6 कंट्रीज़ के साथ में इन्होंने एक मीटिंग बुलाई। तब कनाडा इसका पार्ट नहीं था। तो जब इन्होंने मीटिंग बुलाई तब ये G6 होते थे, G6 बोलते थे इनको, इन्होंने खुद को G6 बोला। उसके बाद में इन्होंने कनाडा अगले साल 1976 के अंदर इन्होंने कनाडा को इनवाइट कर दिया और ये G7 एक ऑफिशियल फॉर्मेशन बन गया इसका G7। उसके बाद में 1977 के अंदर, अगले साल के अंदर, देखो ये इवोल्यूशन ऐसे चल रहा है। 1975 में आया, 1976 में कनाडा ज्वाइन करा, 77 में इन्होंने यूरोपियन कमीशन को बोला कि हमको ज्वाइन कर लो। तो यूरोपियन कमीशन जो है एक फॉर्मल मेंबर नहीं है, लेकिन ये इसकी कमिटीज़ में, इसकी जो समिट्स होती है उसमें पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद में यूनाइटेड, जो सोवियत यूनियन बोलूँगी मैं, सोवियत यूनियन जो था, जिसको हम 1991 से पहले जो रशिया टूट के जो ब्रेक नहीं हुआ था, बिफोर ब्रेक अवे, तो उसमें 1991 में ये उसके बाद में, हाँ, 1998 के अंदर रशिया को इनवाइट करा गया कि जो ईस्ट और वेस्ट के जो रिलेशंस हैं अभी ठीक से, कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया, थोड़े थोड़े से ठीक होना, नॉर्मलाइज होना स्टार्ट हुए, तो 1998 के अंदर रशिया को इनवाइट करा गया था। रशिया सिर्फ 6 साल इसका मेंबर रहा, तब इसको G8 बोला गया। 1998 से 2014 तक इसको G8 बोला गया था। उसके बाद में रशिया ने जैसे ही क्रीमिया का एनेक्सेशन करा था फ्रॉम यूक्रेन, तो उसको G8 से उसको निकाल दिया गया था। रशिया ने छोड़ा नहीं था, रशिया को एक्सपेल कर दिया गया था और फिर से 2014 में ये जो ग्रुप है ये G7 बन गया था। तो G7 में हर साल एक कंट्री में सबमिट होती है। जैसे 2019 में फ्रांस में थी, फिर अमेरिका में होनी थी, इस बार ब्रिटेन में हुई है, अगले साल किसी और में होगी। तो ये जो इस बार प्रेसिडेंटशिप है ये साउथ इंग्लैंड के अंदर, कॉर्नवेल के अंदर हुई है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, इनको इनवाइट करा गया है पार्टिसिपेट करने के लिए। हम वर्चुअली इस समिट के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। एट द एंड ऑफ दिस समिट, देखो इसमें मैं बताती हूँ दिक्कत क्या होती है। अभी मैं आपको बताऊँगी कि ये जो समिट है ना G7, ये अपना एक एजेंडा है ना, जैसे ही समिट होने वाली है उससे पहले अपना एक एजेंडा सर्कुलेट कर देते हैं कि भाई इस वाली G7 समिट के अंदर इन मुद्दों पे बात होगी, ठीक है। तो जब जब G7 में सारी कंट्रीज आपस में बात करती है तो यूके कौन करेगा? यूके जो है इस, क्योंकि वो क्या प्रेसिडेंट कर रहा है ना इस बार के लिए, उनकी प्रेसिडेंटशिप है, तो वो एक डॉक्यूमेंट डिक्लेयर करेंगे मीटिंग खत्म होने के बाद। आज मीटिंग खत्म हो जाएगी तो उसमें ये डॉक्यूमेंट डिक्लेयर करेंगे, इसको बोलते हैं कम्यूक। ये जो कम्यूक है ये मतलब ऐसे कि फाइनल डॉक्यूमेंट, भाई ये बात हुई थी, जैसे मिनट्स ऑफ द मीटिंग होते हैं, तो नॉट एग्जैक्टली मिनट्स ऑफ द मीटिंग, बट दे वुड बी टॉकिंग, दे वुड बी लाइक अ स्टेटमेंट कि ये जो G7 कंट्रीज है इन्होंने इस पे बात करी है एंड ये सब हुआ है। G7 मतलब आप पूछोगे, जैसे मैं अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ती हूँ तो पहले मैं ये पूछती हूँ कि यार इसका मतलब क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, वाई वी आर मीटिंग। मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, बट द पॉइंट विद G7 इज G7 ने कुछ बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं ना। देखो ये जितनी भी 7 कंट्रीज़ हैं ना, सारी बहुत ही वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल है, 40% ऑफ द वर्ल्ड ग्लोबल GDP को होल्ड करती हैं। तो दे हैव लाइक इकोनॉमिक पावर। इन इकोनॉमिक पावर के साथ में आपके पास पॉलिटिकल पावर भी आ जाता है। तो G7 कंट्रीज़ ने जब चेर्नोबिल का रिएक्टर मेल्ट डाउन हुआ था तब $300 मिलियन दिए थे इन्होंने इसके एफर्ट को, इसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज़ करवाने के लिए, विच वॉज अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड दैट वाज इन 1997। 2002 के अंदर इन्होंने एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स लॉन्च करा था फॉर एड्स, TB, ट्यूबरकुलोसिस एंड मलेरिया के लिए। और इन्हीं के एफर्ट की वजह से जो ग्लोबल फंड है उसका फॉर्मेशन हुआ था। ग्लोबल फंड क्या है? ग्लोबल फंड एक ऐसा फाइनेंशियल मैकेनिज्म है जिसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज से जो फंड लिया जाता है, इवन ये 7 कंट्रीज़ भी काफ़ी सारा फंड देती है, और फिर इस फंड को वर्ल्ड को डिजीज़ फ्री बनाने के लिए
यूटिलाइज करा जाता है। तो उन्होंने 45 बिलियन डॉलर, मोर देन 45 बिलियन डॉलर का जो एड है वो कलेक्ट करा था। 2015 में ग्लोबल अपोलो प्रोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लोबल अपोलो प्रोग्राम लॉन्च करा गया था 2015 G7 समिट में। प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ग्लोबल अपोलो प्रोग्राम किसने करा? G7 ने 2015 में। क्या मतलब था इनका? रीज़न था कि जो क्लाइमेट चेंजेस को टैकल करा जाए। कैसे टैकल? इन्होंने बहुत ही टेक्निकल टर्म में बोला कि हम क्लीन एनर्जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे। हम किसी को ये नहीं बोल रहे कि आप अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट रोक दो, बट हम ये बोल रहे हैं कि आप क्लीन एनर्जी की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दो। तो अपोलो प्रोग्राम जो है वो 2015 में यूके ने कंसीव करा था। यूके ने बोला था कि ये हमारी तरफ से मतलब ऐसा ऐसा हम लोग सोच रहे हैं, वी कैन थिंक ऑन दिस लाइंस। लेकिन बाकी जितने भी कंट्रीज़ हैं वो मतलब उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा भाव नहीं दिया। मैं सिंपल भाषा में अगर बोलूँ तो उन्होंने बहुत ज़्यादा भाव नहीं दिया। तो ये वाला प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल हो नहीं पाया। G7 कंट्रीज़, इसको पूरा सक्सेसफुल होने के लिए सारी जितने भी G7 कंट्रीज़ हैं उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। सो द प्रोग्राम कॉल्स फॉर डेवलप्ड नेशंस की, जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं वो अपनी GDP का सिर्फ 0.02% जो है वो क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए अगर देना स्टार्ट कर दें फ्रॉम 2015 से 2025 में, तो ऐसे के अंदर लगभग 150 बिलियन डॉलर से ऊपर तक का जो अमाउंट है वो कलेक्ट हो जाएगा। और जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए और जो क्लीन एनर्जी है उसकी तरफ शिफ्ट करने के लिए हम ऐड कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे काम भी करें, लेकिन G7 ना क्रिटिसिज्म से दूर भी नहीं रहा है। इसके क्रिटिसिज्म इनफैक्ट अभी रिसेंट मतलब में देखो, आप सुनो मेरी बात को, आपको पता चलेगा कि इसके बहुत सुने सुनाई क्रिटिसिज्म है। इनकी जो लड़ाई झगड़े हैं बहुत बार तो ऐसे हो जाते हैं जैसे घर के अंदर चाचा ताऊ की लड़ाई हो रही है। तो डिस्पाइट अचीवमेंट ना G7 के कुछ सिग्निफिकेंट क्रिटिसिज्म एंड कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज भी रही हैं। 1980 तक इसकी जो मीटिंग है वो बहुत ही रैंडमली होती थी, इनफॉर्मल एंड डिस्क्रिएटली होती थी, ठीक है, कभी इतना डिस्कशन नहीं होता था। अच्छा, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब से G7 के अंदर रिफॉर्म्स आना स्टार्ट हुए हैं। 1985 के अंदर, 1985, ठीक है, तब G7 का एक मीटिंग हुआ था, उन्होंने एक प्लाजा अकॉर्ड साइन करा था। प्लाजा अकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो इसका खुद का है कि प्लाजा अकॉर्ड किसका है? G7 का है। कब साइन हुआ था? 1985 में। क्या है? ये था कि जो ग्लोबल करेंसी मार्केट है इस पर इन्होंने रेमिफिकेशन कर दिया था। इन्होंने अपनी इकोनॉमीज़ में कुछ अपडेशन से कुछ चेंजेस करे थे, तो उसकी वजह से जो ग्लोबल करेंसी मार्केट है उसमें रेमिफिकेशंस हो गए थे। नव ये सातों की सातों कंट्रीज़ हैं हाई पर कैपिटा इनकम, दे आर दी अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास, मतलब इनके पर कैपिटा इनकम हाई है, तो इनके पास अच्छा खासा इकोनॉमिक पावर है। इसकी वजह से अगर ये अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में कुछ भी इस तरीके से सडन चेंज करती हैं और उसका रिपरकशंस अगर ग्लोबल करेंसी मार्केट में दिखाई देता है तो वो बाकी कंट्रीज़ के लिए बहुत ही बुरा हो जाता है। पर्टिकुलरली जो स्मॉल ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं उनमें, तो इस वजह से इनमें काफ़ी इंटरनेशनल बैकलैश दिखाई दिया था। मतलब इनकी काफ़ी निंदा हुई थी कि ऐसे कैसे सडनली आप इतने बड़े इकोनॉमिक डिसीजंस ले सकते हो, यू आर लाइक 7 बिग G कंट्रीज़, ऐसे करके काफ़ी सारे क्रिटिसिज्म हुआ था। तो उसके बाद में G7 ने बोला कि ओके, वी अंडरस्टैंड, हमने मिस्टेक कर दी, लेकिन आज के बाद हम अगर कोई भी इस तरह का एजेंडा लेके अपनी मीटिंग करेंगे तो उससे पहले हम एडवांस में हम अपना एजेंडा बता देंगे कि हम इस मीटिंग के अंदर ये वाली बात करने वाले हैं। तो अभी भी G7 हर साल अपना एक एजेंडा अपनी मीटिंग से पहले मीडिया में सर्कुलेट कर देता है। तो उसमें क्या है कि पोटेंशियल चेंजेस अगर ग्लोबल मैक्रो पॉलिसीज़, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में कुछ होने वाला है तो मार्केट अपने आप को प्रिपेयर कर लें कि हाँ भाई G7 कंट्रीज़ के अंदर इस तरह का चेंज आने वाला है, तो इस तरह का रेमिफिकेशंस या इस तरह का हमको इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है। तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली, सडन कुछ भी एग्रीमेंट लाने से या सडन कुछ भी चेंजेस लाने से अच्छा है कि ग्रेजुअली पहले से दे दिया जाए ताकि मार्केट खुद को रेडी कर ले। लेकिन फिर भी बहुत सारी कंट्रीज़ एंड बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो G7 को एक बहुत ही एक्सक्लूसिव, हाई क्लास, क्लोज्ड ग्रुप देखते हैं, जिसमें वो अपना जो पावर है, पर्टिकुलरली इकोनॉमी का पावर, वो बहुत ही ब्लैंडली यूज़ करते हैं। एज अ रिजल्ट वर्चुअली एवरी समिट जो 2002 तक होती थी, दे हैव मेट विद द प्रोटेस्ट, मतलब हर साल 2000 तक प्रोटेस्ट होते थे, डेमोस्ट्रेशंस होते थे, जिस भी कंट्री के अंदर ये होती थी। 2016 के अंदर, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, इसको ध्यान से सुनना। ये मतलब जैसे मैं आपको बता रही थी ना कि चाचा ताऊ की स्टोरी है। 2016 के अंदर जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शंस थे इनके, तो G7 मेंबर नेशंस के बीच में फ्रिक्शन आ गया था। तो 2017 में, अभी डोनाल्ड ट्रंप जी प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, तो 2017 के अंदर सिसिली के अंदर, इटली के अंदर G7 का समिट हुआ था। ट्रंप ने रिफ्यूज़ कर दिया था कि 2015 में, इफ़ यू रिमेंबर, कि ट्रंप ने पेरिस एग्रीमेंट से वापस ले लिया था, और जैसे ही जो बिडेन आए उन्होंने उसको रिसाइन कर दिया। तो 2015 में इन्होंने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट पे कमिट करने से रिफ्यूज़ कर दिया।
और उन्होंने जर्मनी को क्रिटिसाइज़ करा, किसने, डोनाल्ड ट्रंप ने जर्मनी को क्रिटिसाइज़ करा कि आपके पास ट्रेड सरप्लस है। डोनाल्ड ट्रंप वाज ऑलवेज अबाउट मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो उन्होंने बोला कि यूएस का जो इम्पोर्ट होता है जर्मन कार का, हम जो जर्मन कार इम्पोर्ट करते हैं वो हम ब्लॉक कर देंगे क्योंकि आपके पास ट्रेड सरप्लस है, आपका ज़्यादा आपके पास हमारी तरफ से ज़्यादा पैसा जा रहा है, आप हमको ज़्यादा देते नहीं हो। तो इस तरीके से तो फिर इन रिस्पॉन्स जो जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल थी, इन्होंने कोहेसिवनेस ऑफ G7, मतलब जो यूनिटी ऑफ G7 है, इस पर क्वेश्चन करा और उन्होंने बोला कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में पहली बार वी मस्ट टेक फेट इन आवर ओन हैंड। और ये सारा जो ये बड़ा स्टेटमेंट ना, मस्ट टेक फेट इन टू आवर ओन हैंड, ये स्टेटमेंट आया था डोनाल्ड ट्रंप की चाचा ताऊ वाली हरकतों से, ठीक है। तो उस साल G7 के समिट के अंदर बहुत सारी जो जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ थी, उन्होंने काफ़ी अनयूजुअल स्टेप लिया था कि जो मैंने आपको बताया ना कि मीटिंग के बाद में एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ होता है कम्यूक, उस कम्यूक में से उन्होंने यूएस को हटा दिया था, ठीक है। उन्होंने बोल दिया कि यूएस अभी भी अपने पेरिस एग्रीमेंट के रोल को कंसिडर कर रहा है, तो अपने जो फाइनल डॉक्यूमेंट था उसमें से उन्होंने यूएस को एक्सक्लूड कर लिया था। 2018 में फिर से डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट कंट्रोवर्सी हुई थी। G7 का जो स्टेटमेंट था, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो G7 का जो फाइनल कम्यूक या जो स्टेटमेंट आया है, जो एंड रिजल्ट आया है, उसको वो एंडोर्स नहीं करेंगे, उसको वो मानेंगे नहीं। क्या मतलब था, उन्होंने बोला कि जो कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने कुछ कमेंट कर दिया था उसके ऊपर, तो उस कमेंट से वो डोनाल्ड ट्रंप गुस्सा हो गए थे और उन्होंने बोला कि मैं इसको एंडोर्स नहीं करूँगा। और उस साल डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी बोला कि तुम रशिया को क्यों नहीं ले रहे हो, रशिया को रीइंस्टेट करो, लेकिन सारे स्टेट्स ने मना कर दिया था, सारी कंट्रीज़ ने मना कर दिया था कि नहीं, रशिया G7 ग्रुप के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी 1995 से 1998 से लेकर 2014 तक रशिया मेंबर था इसका, G8 था ये। लेकिन यूक्रेन का एनेक्सेशन के बाद, क्रीमिया का एनेक्सेशन के बाद में उसको एक्सपेल कर दिया गया था। 2020 के अंदर पहली बार कैंसिल हो गई थी। तो काफ़ी सारे क्रिटिसिज्म G7 को देखने पड़ रहे हैं, बट अभी भी लेट्स जस्ट सी कि इसका क्या एजेंडा आता है फाइनल, इसका क्या फाइनल आउटकम आता है, उसके बारे में हम बात करेंगे कल। G7 इंडिया, मतलब अब फिर सेकंड क्वेश्चन हमारा ये होता है कि G7 का पार्ट इंडिया क्यों नहीं है। देखो, इस चीज़ के लिए G7 का क्रिटिसिज्म हुआ है कि 1975 के अंदर आपने जो इनफॉर्मल समिट एक बनाई थी कि तब वर्ल्ड की जो मेजर इकोनॉमीज़ थी, लेकिन आज इतने सालों बाद में दी पोजीशन हैज़ चेंज्ड, आप इतने आउटडेटेड एंड इनइफेक्टिव लग रहे हो, क्योंकि वर्ल्ड की 2 लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ चाइना एंड इंडिया दोनों इसके पार्ट नहीं है। बहुत सारे थिंक टैंक ये भी बोलते हैं कि इंडिया का जो इंक्लूजन इन द ग्रुप है तो वो होना चाहिए। We are the largest population, we have one of the largest shining economy also, लेकिन फिर कुछ क्रिटिक का या कुछ आर्ग्यू इस तरीके से भी करते हैं कि इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है या इंडिया का जो जीडीपी पर कैपिटा है ना, वो बाकी इन G7 कंट्रीज से काफ़ी कम है, तो हम उस क्राइटेरिया को मीट नहीं करते हैं। हालांकि हम एक ऑफिशियल मेंबर नहीं है G7 के, लेकिन 2021 में इस बार एज ए स्पेशल गेस्ट इंडिया को बुलाया गया है। सेकेंड टाइम प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आई थिंक ये इनका वर्चुअल पार्टिसिपेशन होगा। क्या फाइनल डिसीजन आता है, क्या फाइनल कंक्लूजन निकलता है, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। लेकिन आज ये पूरा G7 के बारे में इंट्रोडक्टरी था कि G7 क्या है, इसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, इसकी वीकनेस क्या है और इंडिया का रोल क्या है। सो दीज आर द पीपल हु आर these are the leaders, men and women who are participating into the G7 meeting. UK के बोरिस जॉनसन, कनाडा के जस्टिन ट्रूडो, फ्रांस के मार्कॉन, जर्मनी की एंजेला मार्केल, एंड इटली के जापान एंड US एंड EU। सी देखो, EU का नाम यहाँ पे क्यों आ रहा है, बोलोगे कि ये 7 ही है। EU जो है ना, ये पार्टिसिपेट करता है, ये मेंबर नहीं है। इसको आप अगर MCQ में आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, EU इज़ नॉट अ मेंबर, EU इज़ जस्ट अ पार्टिसिपेट कर रहा है वो, ठीक है। एनीहो, दिस वाज इट अबाउट द G7। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो little_simple_बुधा पे सर्च करके जुड़ सकते हैं। वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा फॉर श्योर। एंड दिस इज़ इट। अपना ध्यान रखिए, take care of yourself, take care of your physical and mental health, be very happy, be very healthy. I'll see you guys in the next. Jai Hind.